नमस्ते दोस्तों। आज का कोट पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें कहा जाता है बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। ये बहुत ही ज्यादा काम आता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, क्योंकि यहाँ पे धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। हम लोग जब मेंस में आंसर राइटिंग भी करते हैं तो जब भी पॉलिटिकल इशू से संबंधित क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वहां पे बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया जाता है, जिससे कि किसी भी पक्ष के ओर झुकाव न दिखे। यही हमारा धैर्य का सबसे बड़ा परिचायक है, जो ये कोर्ट में कहा जाता है कि सुन सकते हैं वो सुना भी सकते हैं। तो सही समय का इंतजार करते हैं। यूपीएससी के जो भी सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए कि धैर्य रखें। ठीक है, तभी आपका जो लक्ष्य है वो निश्चित ही प्राप्त होगा। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 16 दिसंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक नेशनल पार्क के बारे में, जो कि है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना नेशनल पार्क। ये आज न्यूज में इसलिए था क्योंकि 30 नवंबर को इसका ईयरली रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जो कि पोचिंग, ठीक है, जो पोचिंग से बचाने के लिए जो ग्रुप्स होते हैं अपना डेटा सबमिट करते हैं, उसी के बारे में आज न्यूज में आया था। और ये जो नेशनल पार्क है इसका सबसे मुख्य बात है कि सबसे न्यूएस्ट है, न्यूएस्ट नेशनल पार्क है इन इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी 5 जून 2021 को हुई थी और ये जो नेशनल पार्क है वो असम में है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, क्योंकि यूपीएससी जब तक कोई भी टॉपिक करंट में नहीं होता है, न्यूज में नहीं होता है, यूपीएससी ऐसा सवाल नहीं पूछती है। हमेशा यूपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि कोई भी सवाल पूछता है, चाहे वो हिस्ट्री का भी सवाल हो, वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है करंट से। ठीक है, उसके बाद जो अगला आर्टिकल है एमएलए लैड, मतलब कि विधायक निधि को बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिया गया था, जो पहले 4 करोड़ था, और ये किया गया है दिल्ली विधानसभा के द्वारा। ठीक है, जबकि जो एमपी लैड है केंद्र के द्वारा, उसमें 5 करोड़ दिया जाता है। तो ये देखा जा रहा है कि सेंटर से भी ज्यादा कर दिया गया है, जो हर एक वर्ष दिया जाता है स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है एक समय सम्मानित संपर्क, जो खाड़ी को पाटने में मदद करेगा। अभी ओमान के जो किंग हैं उनका विजिट है इंडिया में 16 दिसंबर, मतलब कि आज ही के दिन। तो इससे क्या फायदे हो सकते हैं भारत और ओमान के रिलेशनशिप में, और ये कहीं ना कहीं जो हमारा मिड ईस्ट रीजन है और जो गल्फ कंट्रीज है उससे और संबंधों को बेहतर करने में एक नया अवसर प्रदान कर रहा है। और इससे क्या होगा कि जो हम लोग मिड ईस्ट जाने का नया रास्ता भी ढूंढ सकते हैं गल्फ के द्वारा, जैसे हम लोग ईरान का उपयोग कर रहे हैं, चाबहार पोर्ट का उपयोग कर रहे हैं, उसी तरह ओमान का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सारी चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे और कौन कौन से जो सैनिकों के अभ्यास हो रहे हैं भारत और ओमान के बीच में, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है यदि मुद्रास्फीति पर काबू नहीं पाया गया तो उपभोग और विकास के लिए जोखिम हो जाएगा। यहाँ पे देखा जा सकता है लगातार जो भारत के बाजार हैं वहां पर जो दाम में वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, साल दर साल लगभग 5.55% की वृद्धि होती जा रही है किसी भी अनाज को अगर खरीदने जाए। अभी हाल ही में प्याज का प्रतिबंध लगा दिया गया है विदेशों में निर्यात करने से, इसी के लिए कि जो भारत में जो मूल्य है उसको नियंत्रित रखा जा सके। तो ये जो नियंत्रित करने के जो क्या क्या विधियां हैं उसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है चेन्नई में जो लगातार बाढ़ आ रही है उसके लिए ही ये आर्टिकल आया है कि चेन्नई के जल विज्ञान, मतलब कि हाइड्रोलॉजी को फिर से खोजने का उपयुक्त अवसर आ गया। मतलब कि यहाँ पे नए नए रिसर्च और इस पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है, जिससे कि हम लोग जड़ को समझ पाए कि लगातार जो चेन्नई में बाढ़ आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण है कि और भी कोई वजह है। जलवायु परिवर्तन के पीछे छुपने से नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मानवीय त्रुटियां हैं और लापरवाही है उसको उजागर करने की मेन योजना है यहाँ पे, जिसको कहा जाता है हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग, जो अपेक्षित जल निकायों की बहाली और पारिस्थितिकी संरक्षण का भी आह्वान करेगा। तो ये सारी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। ये जो है असम में है। ठीक है, तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कोकराझार जिले के गोसाई गांव उपखंड में स्थित है। इसमें 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा की घोषणा के द्वारा इसे नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है
ये मुख्यतः गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, गोल्डन लंगूर जो एक स्थानीय प्रजाति है भूटान के साथ, जिसे बोडोलैंड क्षेत्र का शुभांकर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो बोडोलैंड का क्षेत्र है वो उसका शुभांकर भी माना जाता है। तो ये है, एक पोस्टर दिया गया है रायमोना नेशनल पार्क का, की स्थापना जून 5, 2021 को हो गई थी। ठीक है, ये हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट बेल्ट है। ठीक है, और ये जो है वो असम में है, और ये गोल्डन लंगूर है, देख सकते हैं इसको फिगर में। और इसके लिए यहाँ पे स्पेसीज कौन कौन से हैं, जैसे एशियन एलिफेंट हो गए, टाइगर हो गए, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन ग्वार, उसके बाद वाइल्ड बफेलो। तो ये सारे जो स्पेसीज हैं मुख्य रूप से इस रायमोना नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, और ये 6th नेशनल पार्क है असम का। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है विधायक नीति, मतलब एमएलए लैड को बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिया गया है, मंत्री ने दिल्ली विधानसभा को बताया। ठीक है, यहाँ पे पहले 4 करोड़ था, 4 करोड़ से 7 करोड़ तक बढ़ाकर कर दिया गया है। ये जो मामला है दिल्ली असेंबली का है, दिल्ली विधानसभा का है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं। तो विधानसभा में कहा गया कि विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ठीक है, इसी को कहा जाता है एमएलए लैड। एमपी लैड जो होता है वो सेंटर के स्तर पर होता है, एमएलए लैड जो होता है वो स्टेट के स्तर पर होता है। तो इसी की निधि को 4 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिया गया है। एमएलए लैड निधि जो है वो विधेयकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवंटित किया जाता है। दिल्ली में विधानसभा में जो एमएलए का सीट है वो 70 है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस योजना के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। एमएलए लैड जो है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे यह केंद्र की योजना की तरह ही है। ठीक है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड का राज्यों का संस्करण है। ठीक है, बस ये स्टेट में होता है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है स्थानीय आवश्यकता आधारित बुनियादी ढांचा को तैयार करना, उसके बाद सार्वजनिक उपयोगिता की परिसंपत्ति बनाना और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए विकास में ज्यादा से ज्यादा योगदान देता है। और यह योजना जो है किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह योजना ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए भी कार्य करता है। तो विधायकों को उस योजना के तहत कोई भी पैसा नहीं मिलता है, सरकार इसे सीधे संबंधित स्थानीय अधिकारियों को स्थानांतरित करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एमपी के बैंक अकाउंट में आ जाता है, स्थानीय अधिकारी के अकाउंट में आता है। ठीक है, वो भी सरकारी जो अकाउंट होता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, ठीक है, या डीएम के लेवल पे हो, तो वहां पे ये फंड्स आते हैं। उसके बाद विधायक केवल दिशा निर्देश के एक सेट के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों के कार्य की अनुशंसा करता है। ठीक है, बस दिशा निर्देश देता है कि कैसे कैसे उसके क्षेत्र का विकास करना है। उसके बाद प्रति विधायक राशि जो है वो राज्यों में अलग अलग होती है। एमएलए लैड फंड के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जो है विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही होता है, स्टेट वाइज होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली के विधायक जो हैं वो फॉगिंग मशीन के संचालन, मतलब कि डेंगू मच्छरों को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने आदि की सिफारिश कर सकते हैं। तो विधायकों द्वारा विकासात्मक कार्यों को सूची देने के बाद उन्हें सरकार के वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक नियमों के अनुसार जिला अधिकारियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। ठीक है, जिला अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है। तो ये थी कुछ मुख्य बातें एमएलए लैड का। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कहीं पे यहाँ पे दिया गया है, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। ठीक है, ये याद रखिएगा 4 करोड़ से 7 करोड़ कर दिया गया है, और खास के दिल्ली में किया गया है, सभी जगह अलग अलग है। ठीक है, और जो एमपी का है वो 5 करोड़ है। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग एमपी का। एमपी लैड यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। ठीक है, सेंट्रली सेक्टर्ड योजना है। इसकी घोषणा जो है दिसंबर 1993 में की गई थी, और शुरुआत में यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में था। बाद में अक्टूबर 1994 में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया, और प्रत्येक वर्ष सांसदों को 5 करोड़ के 2 किस्तों में, मतलब कि 2.5 करोड़ को 2 किस्त में दिया जाता है, 5 करोड़ प्रति वर्ष। एमपी लैड योजना के अंतर्गत निधि जो है वो गैर व्याप्त, मतलब कि नॉन लैप्स होती है। तो ये मुख्य पॉइंट है कि ये जो है वो नॉन लैप्सेबल अमाउंट होता है, जो लैप्स नहीं करता है 1 साल के पूरा होने के बाद भी, वो अगले में ऐड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य क्या है, जो एमपी लैड है उसका क्या उद्देश्य है केंद्रीय लेवल पे। तो सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर महसूस किए जाने वाली जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देने के लिए विकासात्मक प्रकृति, जो स्टेट में किया जा रहा था वही सेंट्रल लेवल पे करते हैं, बस और क्या। उसके बाद लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में
कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं जिस राज्य से वे चुने गए हैं या फिर उसके भीतर। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मनोनीत सदस्य में कहीं भी कार्य कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मनोनीत सदस्य हैं वो देश में किसी भी क्षेत्र में जहां उन्हें लगे वहां पे विकास कार्य कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की टिकाऊ संपत्ति बनाना, अर्थात कि पेयजल, प्राथमिक शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचा बनाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कें, ये सभी चीज के लिए जो बुनियादी ढांचे का विकास होता है ये लोग करते हैं। ठीक है, चूंकि जून 2016 में एमपी लैड फंड भी उपयोग जो है वो स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जा रहा था और सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण और सुगम्य भारत अभियान में भी एमपी लैड का जो फंड था उसका उपयोग हो रहा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए जो कोविड का समय था वहां पे एमपी लैड को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस पे आलोचनाएं क्या होती है, चाहे वो एमपी हो या फिर एमएलए हो, ये फंड पे आलोचनाएं क्या होती है, यह संविधान की भावना के लिए असंगत है क्योंकि यह विधायकों को कार्यकारी कामकाज में समायोजित करता है। दूसरी आलोचना यह है कि कार्यों के आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार लगाए जाते हैं एमएलए एमपी पे, तो इस पे भी पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत निधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एमपी लैड्स फंड का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे टिकाऊ संपत्ति बनाने के लिए किया जाता है, ये सही है। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निर्दिष्ट हिस्सा जो होता है वो एससी एसटी आबादी को लाभान्वित करता है। एमपी लैड फंड जो है वो वार्षिक आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं और अप्रयुक्त फंड को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं ले आता। ये तो गलत है क्योंकि नॉन लैप्सेबल होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो 3 तो पहले ही गलत हो गया, तो यहाँ भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद जिला प्राधिकरण को हर साल कार्यान्वयन के तहत सभी कार्यों का काम कम से कम 10% निरीक्षण करना होता है, ये भी सही है। तो 4 भी सही है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एससीज के लिए 15% जो फंड होते हैं उपयोग होते हैं और एसटीज के लिए 7.5% फंड जो है वो उपयोग किए जाते हैं एमपी लैड का। ठीक है, उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है अ टाइम ऑनर्ड कनेक्ट दैट विल हेल्प ब्रिज द गल्फ, मतलब कि अभी ओमान के प्रतिनिधि आने वाले हैं। द सुल्तान ऑफ ओमान, सुल्तान हैतम बिन तारिक, जो 16 दिसंबर को आ रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि इंडिया और ओमान के बीच में जो रिलेशंस हैं और भी बेहतर हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक 16 दिसंबर से राजकीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। जनवरी 2020 में सुल्तान कबूश के निधन के बाद पदभार संभालने के बाद यह उनकी भारत की पहली यात्रा है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2020 के बाद जो पद संभाले हैं सुल्तान हैथम बिन तारिक, वो पहली बार भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली ओमान यात्रा को फरवरी 2018 में ओमान का दौरा किया था, जो एक ऐतिहासिक यात्रा साबित हुई। उसमें व्यापार, रक्षा और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी, जिससे कि भारत और ओमान के बीच में राजनयिक संबंधों में एक बेहतर स्थिति उत्पन्न हुई। भारत और ओमान एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर बातचीत कर रहे हैं, जिसके तहत दोनों देश अपने बीच सहमत अधिकतम वस्तुओं पर सीमा शुल्क को काफी कम या समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अभी भारत और ओमान के बीच में जो आर्थिक साझेदारी है उसको और बेहतर कर सकती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं राजनयिक संबंध क्या क्या है भारत और ओमान के बीच में। तो भारत ओमान को खाड़ी में एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है, जो खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सहित विभिन्न मंचों पर एक रणनीतिक भागीदारी के रूप में कार्य करता है। उसके रक्षा के क्षेत्र में क्या है दोनों देशों का स्थिति, तो भारत और ओमान तीनों सेनाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित करता है। इसमें सेना अभ्यास को कहा जाता है अल नजाह, वायुसेना अभ्यास को कहा जाता है ईस्टर्न ब्रिज और नौसेना अभ्यास को कहा जाता है नसीम अल बहन। याद रखिएगा ये तीनों। ठीक है, अभी जो भी एग्जाम आने वाले हैं, तो अभी ओमान आया है तो इसे संबंधित पूछे जा सकते हैं ये एक्सरसाइज। ठीक है, तीनों है सेना का अल नजाह, सेना का अल नजाह, वायु का ईस्टर्न ब्रिज और नौसेना का नसीम अल बहन। अब आर्थिक संबंध क्या क्या है दोनों के, तो भारत ओमान के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वर्ष 2022 के लिए ओमान के कच्चे तेल के निर्यात के लिए चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। ठीक है, तो वर्ष 2022 के लिए संयुक्त अरब अमीरात
अमेरिका और सऊदी अरब के बाद ओमान जो है वो गैर तेल निर्यात के लिए भी भारत चौथा सबसे बड़ा बाजार है। तो ये ध्यान रखिएगा कि गैर तेल मतलब कि जो तेल के अलावा प्रोडक्ट है उसके लिए भारत जो है वो चौथा सबसे बड़ा बाजार है ओमान के लिए। संयुक्त अरब अमीरात के बाद इसके आयात का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है ओमान। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कुछ चीजें। अब ओमान के बारे में जान लेते हैं कहाँ पे इसकी स्थितियां हैं। मैं फिगर देना भूल गया, ठीक है, नहीं तो मैं मैप भी देता तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता। तो फारस की खाड़ी और अरब के संगम पर अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है ओमान। उसके बाद इसके जो सराउंडिंग कंट्री कौन कौन है, दक्षिण पश्चिम में यमन, दक्षिण और पूरब में अरब सागर, उसके बाद उत्तर में ओमान की खाड़ी, उसके बाद उत्तर पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिम में सऊदी अरब। राजधानी जो है मस्कट है। और उसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण जो माउंटेन्स है, उत्तर में अल हजार, ये याद रखिएगा कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसका दक्षिण पूर्वी तट जो है करा या डफर पर्वत। और ओमान की खाड़ी में क्या है, तो इसे मकरान की खाड़ी या मकरान सागर के रूप में भी जाना जाता है और यह हिंद महासागर से फारस की खाड़ी का एकमात्र प्रवेश है। तो ये ध्यान रखेगा, हिंद महासागर से फारस की खाड़ी में जाने का मकरान सागर बहुत ही महत्वपूर्ण एकमात्र ऐसा प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा ओमान के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है इफ इन्फ्लेशन इज नॉट टैम्ड देयर इज रिस्क टू कंजम्पशन एंड ग्रोथ। मतलब कि यदि मुद्रास्फीति पर काबू नहीं पाया गया तो उपभोग और विकास के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकता है। यदि मुद्रास्फीति पर काबू नहीं पाया गया तो उपभोग और विकास के लिए जोखिम है। नवंबर में मुख्य खुदरा मुद्रास्फीति फिर से उछाला, जबकि आरबीआई द्वारा पिछले सप्ताह ही संभावित वृद्धि की भविष्यवाणी के बाद यह स्पष्ट रूप से अप्रत्याशित नहीं है। ठीक है, ऐसा पहले ही माना गया था। यह अस्थिर खाद्य कीमतों के जोखिम से भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है हमारे भारतीय बाजार में। जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो हेडलाइन है उसमें कहा गया कि मुद्रास्फीति की जो अंतिम रीडिंग से पता चला है कि जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, साल दर साल लगभग 5.55% बढ़ रहा है और अक्टूबर के 4.87% से 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापा गया खाद्य मूल्य लाभ जो है वो 23 से बढ़ा, पिछले महीने 209 आधार अंक के बढ़कर 8.7% हो गया। तो ये देख सकते हैं हर एक जगह जो है वो मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण जो भारत में जो है भारतीय बाजार में खाद्यान्न की जो कीमतें जो है लगातार बढ़ रही है। खाद्य कीमतों में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले अनाज और सब्जियां जो है वो खाद्य और पेय पदार्थ उपभोग के घटक थे, जिन्होंने क्रमशः 10.3% और 17.7% मुद्रास्फीति दर्ज की। इनके प्राइस हाइक हो गए। ठीक है, अनाज में जो सीपीआई मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का लगभग अनाज जो है वो सीपीआई का लगभग 1/10वां हिस्सा है और लगातार 15वें महीने में दोहरे अंक में मुद्रास्फीति दर्ज किया गया। देखा जा सकता है कि लगभग 15 महीने से यह मुद्रास्फीति में है अनाज, जो कि चावल, गेहूं और ज्वार के मोटे अनाज जो हैं वो ग्रामीण इलाकों में भी मुद्रास्फीति में महीने दर महीने लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसी के कारण यहाँ पे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की वेबसाइट पर कुछ आंकड़े प्रदर्शित किए हैं, जिसमें कहा गया है कि पिछले महीने के स्तर से प्रमुख मसाला, अदरक और लहसुन की भी कीमतें जो है वो लगातार 7वें और तीसरे महीने में 100% बढ़ी हुई दिखी। तो खराब मौसम और घटते भूजल के कारण जो है वो प्रमुख रबी फसल कब होता है तो विंटर में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और खरीफ फसल जो होता है वो समर में मतलब गर्मी में। तो रबी फसल के दौरान प्याज के उत्पादन में लगभग 25% की कमी होने की संभावना है। ठीक है, खराब मौसम के कारण। तो निकट भविष्य में पोषक तत्वों से भरपूर प्याज की कीमत में नरमी की संभावना देखी नहीं जा सकती है। उसके बाद सरकार का ऐसा इसलिए कदम उठाया गया कि निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। तो केवल आलू की कीमतें जो अपस्फीति क्षेत्र में बनी हुई मतलब कि वो संतुलित है। तो कम बारिश के कारण चीनी पर भी प्रभाव पड़ा है, चीनी उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका है, जिससे कि नीति निर्माताओं को मूल्य वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए आपूर्ति संबंधी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आरबीआई ने भी दरें बढ़ाने से परहेज किया। आरबीआई ने भी अभी लगातार जो है वो दर बढ़ाने से परहेज किया, इसलिए मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करने या फिर व्यापक उपभोग और आर्थिक विकास में गिरावट का जोखिम उठाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार पर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है इंडियन गवर्नमेंट को कि कैसे हम लोग ये जो इन्फ्लेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैकल कर सके, नियंत्रित कर सके। ठीक है, जिससे कि जो हमारा घरेलू बाजार का जो कीमत है लगातार जो बढ़ता जा रहा है उसको एक नियंत्रित कर सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है अपॉर्चुनिटी मोमेंट टू रीडिस्कवर चेन्नई
हाइड्रोलॉजी मतलब कि चेन्नई के जल विज्ञान को फिर से खोजने का उपयुक्त अवसर आ गया है। मतलब कि यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि चेन्नई में जो बार बार आने वाली बाढ़ को रेखांकित करना है, इसके लिए केवल जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। साथ ही सवाल उठता है कि ऐतिहासिक मानवीय त्रुटियां और लापरवाही किस हद तक योगदान करती है। तो यहाँ पे व्यापक उपायों की आवश्यकता पर जोर देते हुए यह बाढ़ लचीलापन और टिकाऊ जल आपूर्ति प्राप्त करने के लिए हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग, उपेक्षित जल निकाय की बहाली, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग इसलिए किया जाएगा जिससे कि सस्टेनेबल जल आपूर्ति किया जा सके, सतत जल आपूर्ति किया जा सके और बाढ़ से संबंधित जो कारण है उसको नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, जिससे उपेक्षित जो भी उपेक्षित है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है जितने भी नेग्लेक्टेड वाटर बॉडीज हैं, इट कॉल्स फॉर हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग रिस्टोरेशन ऑफ नेग्लेक्टेड वाटर बॉडीज, जितने भी उपेक्षित वाटर बॉडीज हैं उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए कहा जा रहा है। उसके इकोलॉजिकल कंजर्वेशन टू अचीव फ्लड रेजिलेंस एंड सस्टेनेबल वाटर सप्लाई। ठीक है, उसी के लिए पारिस्थितिकी संरक्षण का आह्वान किया गया है। शहर में बार बार बाढ़ आने के बाद अब मुख्य मुद्दा जो बन गया है चेन्नई के शहरी और पेरी शहरी जल विज्ञान, इसके पारिस्थितिकी तंत्र को इसकी समग्रता में समझना और सार्थक और वैज्ञानिक हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया है। तो मुख्य मुद्दा क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का श्रेय। जलवायु परिवर्तन के कारण चेन्नई में बार बार बाढ़ आते हैं। ऐतिहासिक मानवीय त्रुटियों के प्रभाव और बाढ़ के कारण जो मिटिगेशन हो रहे हैं उसमें भी पारंपरिक ज्ञान की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाया जा रहा है। विनाशकारी प्रभाव, उपेक्षित सिंचाई टैंक, उसके बाद जल निकायों पर अतिक्रमण और अपर्याप्त वाटर शेड प्रबंधन जो है वो विनाशकारी बाढ़ में योगदान देता है। 2023 की बाढ़ को 47 वर्षों में सबसे खतरनाक माना गया। ठीक है, तो व्यापक उपायों की आवश्यकता है। बाढ़ लचीलापन और टिकाऊ जल आपूर्ति, सतत जल आपूर्ति के लिए व्यापक जल उन्नयन मानचित्र, ठीक है, उसी को हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग भी कहा जाता है। तो जल निकायों की बहाली और पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देने की बात की गई है। तो ये है मुख्य मुद्दा इसमें जो हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग की बात की जा रही है। ठीक है, जिससे इन सारी चीजों को टैकल किया जा सके। तो चुनौतियां क्या क्या है, चैलेंजेस क्या है? तो ऐतिहासिक उपेक्षा मतलब कि उपेक्षित सिंचाई टैंक, जल निकायों पर अतिक्रमण, 80% से अधिक जल निकायों पर घर बनाए जा चुके हैं, जिसके कारण भी बाढ़ से संबंधित जो स्थितियां हैं वो उत्पन्न होती है। तो 80% से अधिक अफवाह में योगदान करते हैं, जिससे बाढ़ के प्रभाव और भी खतरनाक हो जाते हैं। तो शहरी विस्तार, पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट पर विचार किए बिना चेन्नई में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, जिससे कि जल निकाय और आर्द्र भूमि का भी नुकसान हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अपर्याप्त रखरखाव, प्रमुख जल मार्ग और जल निकासी प्रणालियां जो है वो भारी अतिक्रमण, कीचड़ जमाव और साल भर रखरखाव की कमी से ग्रसित हो रही है। तो यहाँ पे की टर्म्स क्या क्या है? तो हाइड्रो एलिवेशन मैपिंग ये करने की बात की जा रही है कि जल की गतिशीलता और जल निकासी प्रणालियों को समझने के लिए अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाटर शेड की मैपिंग भी की जाएगी। उसके बाद पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट, उच्च जैव विविधता और पारिस्थितिकी महत्व वाले क्षेत्र जो है वो बाढ़ लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जो तूफान आते हैं जल निकासी नेटवर्क में, तो ग्रेट चेन्नई कॉर्पोरेशन क्षेत्र में तूफानी जल अफवाह को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया जो 2900 किलोमीटर का नेटवर्क है। यहाँ पे महत्वपूर्ण वाक्य कहा जाता है डिकोड चेन्नई अर्बन एंड पेरी अर्बन हाइड्रोलॉजी, मतलब चेन्नई के शहरी और पेरी शहरी जल विज्ञान को डिकोड करना है। ठीक है, तो चेन्नई की परस्पर जुड़ी जो है जल विज्ञान स्थितियों को समझने और उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पे ये बात बहुत अच्छा कहा जा रहा है, जिससे उड़ीसा ने भी इन चीजों को अपनाया है। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, बाढ़ की चुनौतियों को टिकाऊ जल आपूर्ति मतलब कि सतत जल आपूर्ति के अवसर में बदलने को प्रोत्साहित करने की भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। उसके बाद मुख्य उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है? तो क्या हम अब तक की गई सभी भूलों के लिए जलवायु परिवर्तन के पीछे छुपे रहेंगे, या फिर बाढ़ से संबंधित सभी मुद्दों को जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली प्रवृत्ति पर सवाल उठा सकते हैं? ठीक है, जैसे ग्रीन हाउस गैस हो गया, उसके बाद कार्बन इमिशन हो गया, उसके बाद जितने भी हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करने की बात की जा रही है। क्या हमने पिछली बाढ़ की घटनाओं से कोई सबक सीखा है? तो बार बार आने वाली बाढ़ के बावजूद सुधारात्मक उपायों की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। तो मुख्य उदाहरण क्या दिया गया है? तो चेन्नई के 3588 सिंचाई टैंकों की उपेक्षा की गई, जिससे कि उच्च अफवाह और बाढ़ से क्षति हुई। तेजी से शहरीकरण हो रहा है, जिसके कारण जल निकाय और पल्लीकरण दलदली भूमि का नुकसान हो रहा है। 2023 की बाढ़ में को 47 वर्षों में सबसे भीषण बाढ़ माना गया है, जो बाढ़ के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है।
अब महत्वपूर्ण तथ्य पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मास्टर प्लान 3 के हिस्से के रूप में सीएमए को चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया को 1189 वर्ग किलोमीटर से 5904 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे कि पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट की सुरक्षा किया जा सके। और चेन्नई में तेजी से शहरी विस्तार को देश में सबसे तेज शहरीकरण के रूप में भी माना जा रहा है। और महत्वपूर्ण विवरण जो है वो प्रस्तावित जो चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया है क्षेत्र में 4000 जल निकाय जिन्हें अतिक्रमण से सुरक्षा की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो शहरीकरण हो रहा है इससे लगभग 4000 जल निकाय को प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो जटिल अन्वेषण क्या है? तो पारंपरिक दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को चुनौती देता है और जल प्रबंधन में वैज्ञानिक और सार्थक हस्तक्षेप की ओर बदलाव को आह्वान करता है। अस्थायी बाढ़ लचीलेपन के लिए शहरी विस्तार और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन लाने की भी आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। तो आगे का रास्ता यह है, व्यापक मानचित्र बनाने की आवश्यकता है, जिसमें हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग की बात पहले से ही की जा रही है। जल की गतिशीलता और जल निकासी प्रणाली को समझने के लिए जल उन्नयन मानचित्र का संचालन किया जाए। उसके बाद पुनर्स्थापन और संरक्षण, जल निकायों को उनकी मूल या बढ़ी हुई जितने भी छोड़ दिए गए हैं जितने भी वाटर बॉडीज हैं उसको फिर से रिनोवेट करके रिकवर किया जाए, बढ़ी हुई क्षमता पर पुनर्स्थापित करें और पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट की रक्षा करें और कोई विकास क्षेत्र लागू नहीं करें, मतलब कि शहरीकरण नहीं करें। तो अस्थायी शहरी नियोजन, शहरी विस्तार से होने वाले अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने के लिए शहरी नियोजन में पारिस्थितिकी विचारों को एकीकृत करना चाहिए, संतुलन करना चाहिए। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है, आगे का रास्ता में कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष में भी हम लोग जो भी कंक्लूजन लिखेंगे उसको एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के द्वारा लिख देंगे। ठीक है, तो ये था आज का द हिंदू का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब